I am CA Satish Jalan, and this is your podcast for CA Final SCMP subject. When I teach, I believe that students should not just learn or focus on the concepts. They must be able to relate the concepts with the surroundings that they are living in. My objective of teaching is not just to bring good marks in the exams of students, but also to add some real life values in the life of the students so that they are able to live a happy life post their qualification of CA as well. This is what I am revered for by most of my students. In this podcast, we are going to talk about the concepts that you need to know and remember continuously before going to your main exam. Hello guys, next is our budgetary control chapter. बजटरी कंट्रोल में सबसे पहले कंट्रोल का मतलब आपको पता होना चाहिए. जब भी वर्ड कंट्रोल कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब 4 स्टेप होता है. पहला स्टेप बजटेड परफॉर्मेंस, सेकंड स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड स्टेप वेरिएशंस between budget and actual, fourth step is rectification and analysis of variations. So budgetary control में भी यही 4 स्टेप हो जाएगा. बस आपको यही बोलना है कि मुझे बजट परफॉर्मेंस सेट करना है, फिर एक्चुअल चेक करना है, फिर दोनों को कंपेयर करके डिविएशन निकालना और फिर एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन करने हैं. बस ये ध्यान रखना है कि बजटेड परफॉर्मेंस कैसे सेट किया जाता है. ये भी बजटरी कंट्रोल का पार्ट होता है कि बजटेड परफॉर्मेंस जब अपने सेट करते हैं उसका 2 तरीका होता है. एक होता है एक्स आंते, दूसरा होता है एक्स पोस्ट. एक्स आंते एक्स पोस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पीरियड स्टार्ट हो रहा है, आने वाला साल आने वाला है, तो साल के शुरुआत में हम खड़े होकर जो भी अपने लिए फोरकास्ट बनाते हैं उसे हम एक्स आंते बजट कहते हैं, जो कि हो सकता है हमारे पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से हो या फिर हमारा इंडस्ट्री रिसर्च के हिसाब से हो. सेकंड होता है जिसमें मान लीजिए आने वाला साल जब स्टार्ट हो गया तो बहुत सारा अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस दिखने को मिला जो हमने अपने एक्स आंते बजट में नहीं सोचा था. तो उस अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस के हिसाब से अगर आप अपना बजट परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर लेते हो तो उसको कहते हैं एक्स पोस्ट बजट. एक्स पोस्ट बजट को फ्लेक्सिबल बजट भी बुलाते हैं, जो एक्चुअल सर्कमस्टेंस के हिसाब से बदल दिया जाता है बाय एलिमिनेटिंग ऑल अनफोर्सिन सिचुएशंस इम्पैक्ट. सो बजटेड परफॉर्मेंस 2 तरह से होता है. एक होता है एक्स आंते, दूसरा होता है एक्स पोस्ट. ज़्यादा फेवरेबल एक्स पोस्ट मानते हैं, ज़्यादा फेवरेबल एक्स पोस्ट मानते हैं, ठीक है. और नॉर्मली इसीलिए बोलते हैं कि आप जब भी अपना बजटरी कंट्रोल कर रहे हैं तो जो स्टार्टिंग में बजट सोच के चला था और ईयर ए के एंड में जाके सीधा एक्चुअल में लाओगे बजट से, तो वो उचित नहीं होता. वो प्रोसेस उचित तब होता है जब आप अपना बजट को कंटिन्यूअसली रिव्यू करते रहते हो एज़ पर द एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस और बजट को रिवाइज़ करते रहते हो. एक्चुअल जो हो रहा है उससे फिर रिवाइज बजट को कंपेयर करने से ट्रू वेरिएशन मिलता है जिसके ऊपर आप काम भी कर सकते हैं. आप अपना बजट को अगर स्टैटिक रख दोगे, स्टार्टिंग में जो सोचा वही रखोगे और फिर उससे अगर एक्चुअल को बार बार कंपेयर करोगे तो ज़्यादा डिविएशन मिलेंगे जो इनसेंसिबल भी लगेंगे. इसलिए बजट को टाइम टू टाइम एक्चुअल सर्कमस्टेंस के हिसाब से एक्स पोस्ट यानी कि रिवाइज बजट यानी कि फ्लेक्सिबल बजट बनाकर कंपेयर करना चाहिए. नाउ जब हम लोग कंट्रोल मैकेनिज़्म की बात करते हैं बजटरी कंट्रोल में, तो 2 टाइप का मेजर कंट्रोल कहा जाता है. एक है फीडबैक कंट्रोल, दूसरा है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. फीडबैक कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं कि जब पीरियड एंड हो जाता है तो अपना स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं. क्या करते हैं, जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो अपना स्टैंडर्ड और एक्चुअल को हम लोग कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि डिविएशन कहाँ पे आया और क्यों आया, और फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए स्टेप्स लेते हैं. जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस अप्रोच को रिएक्टिव अप्रोच कहते हैं कि जब गड़बड़ होता है तो ही एक्शन लिया जाता है. जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि गड़बड़ हुआ, उसको समझने गए, उसका सॉल्यूशन करने गए, फिर वो सॉल्यूशन लेके आए, तब तक पता चला और भयानक गड़बड़ हो गया और वो सॉल्यूशन काम ही नहीं आया. तो फीडबैक कंट्रोल का एक लिमिटेशन है कि समटाइम्स ये आपका एरर डिटेक्ट करने में डिले करता है, तो दूसरा इसका लिमिटेशन है कि वो
डिटेक्ट करके रेक्टिफिकेशन करने में इतना टाइम लैग हो जाता है उधर कि तब तक वापस एक्चुअल रिज़ल्ट वापस पता चला सही हो गया या और ज़्यादा गड़बड़ हो गया, जिसके कारण जो सॉल्यूशन आप सोच के आए वो काम नहीं आता है। फीडबैक में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को एंड ऑफ द पीरियड में ही चेक करके देखेंगे कि गड़बड़ कहाँ पे हुआ। एडवांटेज भी है फीडबैक का कि ये इजी और सिंपल है। डिसएडवांटेज बताया, एडवांटेज भी कि इजी और सिंपल है। नेक्स्ट है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोएक्टिव अप्रोच है, जिसमें हम अपने स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बना के। हमेशा पहला चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं हमेशा रिवाइज स्टैंडर्ड बना के। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल से नहीं। हम लोग एक्चुअल को भी फोरकास्ट करते हैं इसमें कि अगर ये काम होगा एक्चुअल में तो क्या उसका आउटकम आ सकता है। वो एक्चुअल को भी फोरकास्ट करते हैं और फोरकास्टेड डिविएशन निकाल लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क फोरकास्टेड डिविएशन निकालते हैं और उस डिविएशन को मिनिमाइज़ करने का कोशिश करके फिर धीरे धीरे एक्चुअल करते हैं। और फिर जैसे जैसे डिविएशन आ रहा होता है फिर उसके हिसाब से कभी स्टैंडर्ड एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर से हम लोग अपना डिविएशन को रेक्टिफिकेशन करने का प्रोसेस डिसाइड कर रहे होते हैं। सो इसमें क्या होता है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये वन टाइम नहीं होता कि पीरियड एंड में होगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये प्रोएक्टिवली आपका स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहा है कि एक्चुअल क्या हो सकता है उससे, और फिर डिविएशन क्या आ सकता है उसको पता कर रहा है, और फिर डिविएशन ना आए उसके लिए स्टेप अभी से ले रहा है। ठीक, एक तरह से प्रिवेंशन ऑफ डिविएशन का ये रास्ता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आपके गोल तक आपको पहुंचा देता है बाय डूइंग लॉट्स ऑफ करेक्शन व्हेन यू आर डूइंग द एक्चुअल्स विद इन द पीरियड ही। यहाँ पे बहुत सारा करेक्शन करके सब चीज़ को सुधरवा दिया जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, ये कॉस्टली एक्टिविटी है, इसलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये जो सिस्टम है ये फोरकास्ट कर रहा है, एक्चुअल को भी फोरकास्ट कर रहा है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का कोशिश कर रहा है। और दुनिया में कोई भी स्टडी ऐसा नहीं है जो फ्यूचर को एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सके। इसलिए इसमें बहुत सारे अजम्पशंस वगैरह होते हैं जो बहुत बार एक्चुअली एप्लीकेबल ही नहीं होता। फिर आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक। टाइप्स ऑफ फीडबैक में प्राइमरी, सेकेंडरी, नेगेटिव, पॉजिटिव बोलते हैं। प्राइमरी मतलब वो फीडबैक जो लोअर लेवल पे हैंडल हो जाएगा। सेकेंडरी मतलब वो फीडबैक जो आपको सीनियर लेवल को बताना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब अच्छा आया और इसको कंपनी को मेंटेन करना चाहिए, रीइंफोर्स करना चाहिए। और नेगेटिव फीडबैक मतलब गड़बड़ हुआ कुछ, इसको करेक्ट करना चाहिए जल्द से जल्द। फिर एक क्वेश्चन बनता है 5 गाइडलाइंस टू मेक फीडबैक कंट्रोल रिपोर्ट। ये बहुत ही थियोरेटिकल होता है, इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक्स है, कोड है बेसिकली, आप इसको नोट कर सकते हैं। फैव रिपोर्ट, फेवरेट रिपोर्ट, मेरा फेवरेट रिपोर्ट इज़ फीडबैक रिपोर्ट, मेरा फेवरेट रिपोर्ट इज़ फीडबैक रिपोर्ट। ये एक निमोनिक्स है। फेवरेट का स्पेलिंग है FAV और रिपोर्ट का स्पेलिंग है REPRT, REPORT नहीं, REPRT। सो 3 हो गया FAV और फिर REPRT हो गया आपका याद रखने के लिए रिपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म। सो अब कैसे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले आ रहा है फेवरेट से हमने बना लिया फॉर्मेट। जैसे फीडबैक रिपोर्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। ठीक से अगर रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं होगा तो किसी को समझ नहीं आएगा, तो फेवरेट का F यूज़ करके फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, फिर आपका फेवरेट में F यूज़ करके फॉर्मेट बनाया। A यूज़ करके बनाया हमने अकॉम्प्लिशमेंट, A यूज़ करके बनाया अकॉम्प्लिशमेंट, A यूज़ करके बनाया अकॉम्प्लिशमेंट। आप ये सब कीवर्ड्स नोट कर सकते हैं एक बार। V यूज़ करके बनाया वेरिएशंस, V यूज़ करके बनाया वेरिएशंस। तो फेवरेट का FAV था ना, तो F हो गया फॉर्मेट, A हो गया अकॉम्प्लिशमेंट, V हो गया वेरिएशन। देन रिपोर्ट का REPRT है, तो R है रिस्पॉन्सिबिलिटी, R है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से RE ले लिया, एक्चुअली नॉट RE ले लिया। P से ले लिया प्रॉम्प्ट, और फिर R और T जो बच रहा है उससे ले लिया ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ। फेवरेट रिपोर्ट में F है फॉर्मेट, A है अकम्प्लिशमेंट, V है वेरिएशन,
फिर आर ई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पी है प्रॉम्प्टली, और आर और टी जो बचा उससे है ट्रेंड्स इन रिलेशनशिप। सो इससे आपका 5 गाइडलाइंस का नोट्स बन जाएगा कि पहला गाइडलाइन में आता है कि ये फॉर्मेट इसका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, दूसरा ये वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड दिखाएगा, तीसरा ये ट्रेंड और रिलेशनशिप को दिखाएगा, चौथा ये प्रॉम्प्टली एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए, और पांचवा ये डिस्क्लोज़ करेगा कि कितना आपका अकॉम्प्लिशमेंट हुआ और कितना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। अकॉम्प्लिशमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को डिस्क्लोज़ करेगा। नेक्स्ट गाइडलाइंस टू इम्प्लीमेंट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, उसका भी गाइडलाइंस है फीड फॉरवर्ड का। इसका निमोनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मदिरा की प्लानिंग करो। मदिरा मतलब समझते हैं ना, मदिरा सोमरस, दारू, वाइन। तो मदिरा की प्लानिंग करो और फीड फॉरवर्ड का गाइडलाइन रिपोर्ट बनाओ। सो मदिरा कैसे आया? एम फॉर मॉडल, मॉडल कंट्रोल सिस्टम। एम फॉर मॉडल कंट्रोल सिस्टम। जैसे फीड फॉरवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें फोरकास्टिंग बहुत सारा हो रहा है, तो बहुत यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कौन सा मॉडल यूज़ करोगे, इसलिए मॉडल कंट्रोल सिस्टम आपको पहले सेट करना पड़ेगा। फिर ए फॉर आ गया आपका एक्शन। मदिरा में ए फॉर आ गया एक्शन। रिक्वायर्स सम एक्शन टू बी टेकन ऑलवेज, कंटिन्यूस बेसिस में एक्शन लेना पड़ता है। फिर डी फॉर आ गया डेटा ऑन डी फॉर आ गया डायनामिक होता है ये प्रोसेस पूरा। डी फॉर हो गया डायनामिक होता है प्रोसेस पूरा। आई आ गया, आई फॉर इनपुट वेरिएबल्स। इनपुट वेरिएबल्स आपको केयरफुली सिलेक्ट करने जिसके बेस पर आप अपना फोरकास्टिंग करेंगे। फिर आर और ए आ गया, रेगुलरली आपको डेटा कलेक्ट करना है और असेस करना है कि सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेटा कलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा, यानी रेगुलर रहेगा, और उसके साथ साथ उसको असेस भी करना है कि वो डेटा किस तरह का आ रहा है। सो मदिरा हो गया। और उसकी प्लानिंग, मतलब प्लानिंग से भी एक वर्ड है, थॉरो प्लानिंग और एनालिसिस चाहिए टू इम्प्लीमेंट फीड फॉरवर्ड। तो मदिरा की प्लानिंग एक निमोनिक्स है, इससे आप ये याद रख सकते हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ क्या क्या इसके गाइडलाइंस है। मदिरा से मॉडल कंट्रोल सिस्टम, एम का मॉडल कंट्रोल सिस्टम, ए से आ गया रिक्वायर्स एक्शन, डी से आ गया डायनामिक है, ठीक है। आई से आ गया इनपुट वेरिएबल्स केयरफुली सिलेक्ट करने हैं। आर और ए से आ गया रेगुलरली डेटा कलेक्ट करके असेस करना है। और प्लानिंग में आ गया लास्ट, विच इज़ थॉरो प्लानिंग एंड एनालिसिस। सो फीडबैक रिपोर्ट का निमोनिक्स है माई फेवरेट रिपोर्ट। तो एफ से है, ए से है, वी से है, और आर ई से है, पी से, आर से और टी से। और फीड फॉरवर्ड का निमोनिक्स है मदिरा की प्लानिंग। और ये सब आपको याद रखना है क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। इस चैप्टर का एग्ज़ाम में यूजुअली ट्रेंड ये रहा है कि गंदा गंदा थ्योरी पूछने का ट्रेंड रहा है। गंदा गंदा थ्योरी मतलब आप एकदम रट के नहीं जाओगे तो आपका काम ही नहीं बनेगा, तो आपको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ता है इसमें, इसलिए निमोनिक्स आपको बता दिया, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। ये वाला जो सेशन था ये फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के ऊपर था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपसे कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के कारण हमारे एम्प्लॉयज़ के मनोविज्ञान पर, बिहेवियर पर क्या असर दिख सकता है और वो क्या तरह का फिर कारनामा कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो बजट्स जब इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं तब एक इशू होता है, जब बजट के बारे में सोच रहे होते हैं तो इशू होता है, और बजट का एक्सरसाइज जब ख़त्म हो जाता है तो भी इशू होता है। सो पहला अगर एट प्लानिंग स्टेज की बात करें, प्लानिंग स्टेज मतलब बजट वगैरह बनाए जा रहे हैं, तब मैनेजर्स को ये लगता है कि बजट बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत टफ होता है उनके लिए। हमेशा टॉप मैनेजमेंट जानबूझ के उसको ऐसा सेट करता है कि वो हम लोगों को टफ लगे, उनको ऐसा महसूस होता है। तो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि आप जब बजट सेट करो तो उनको इन्वॉल्व करके सेट कर लो, जिसको अपने पार्टिसिपेटिव बजटिंग बोलते हैं। अगर आप उनको इन्वॉल्व करके सेट करते हो ना तो फिर एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? फिर एक बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस है कि हमारा जो मैनेजर है वो क्या करेगा, अपना सुविधा के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा रिसोर्स उसमें डलवा देगा जिससे कि उसको काम करने में आसान हो, जिसको अपने बोलते हैं वेस्टफुल रिसोर्स ऐड करवा देगा, जिसका नाम है बजटरी स्लैक। सो इन्वॉल्व करने का भी प्रॉब्लम्स है कि वो बजटरी स्लैक डलवा देगा, और इन्वॉल्व ना करे तो क्या प्रॉब्लम है, उसको लगेगा बहुत हार्ड बजट इन लोग जानबूझ के बनाते हैं। सेकेंडली, मैनेजर्स अपना गोल को कभी कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे।
कम्युनिकेट एज इन कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अपना गोल क्या है उसको दूसरों से करवाने का कोशिश भी नहीं करेंगे या बताएंगे भी नहीं। ऐसा कभी कभी इश्यूज़ होता है प्लानिंग स्टेज में, तो इससे जो उनका बजट बनता है वो कभी कभी अनरियलिस्टिक बजट हो जाता है। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन प्लान्स आर पुट इनटू एक्शन, देयर कुड बी मिनिमम कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर्स। मैनेजर्स आपस में बात नहीं करते। मैनेजर्स में ट्राई टू अचीव टारगेट बट नॉट बीट देम। थर्ड इज बजट में बी शॉर्ट टर्म, मैनेजर्स में इग्नोर क्वालिटी एस्पेक्ट्स। फोर्थ इज बजट्स आर फॉर डिपार्टमेंट्स एंड दे में परस्यू इट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा मिक्स बना रहा है जो वो खुद अपने फ़ायदे के लिए सोच के बना रहा है, बट सेल्स को उसको अचीव करने में या सेल करने में दिक्कत होता है। बट कभी कभी एक्शन के समय ये लोग अपना ही खाली धुन में चल रहे होते हैं। यूजिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यानी थर्ड स्टेज है, जहाँ पर बजट का जो रिजल्ट अल्टीमेटली बजटरी कंट्रोल का वेरिएशन जब आ रहा है तो उस समय क्या बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस आता है। कोई भी इंसान अपनी कमी देख नहीं पाता, इसलिए वो बजट सिस्टम से अपना विश्वास उठा लेता है, बोलता है ये बजट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसको कमी दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो समझता है कि दिस इज़ नॉट माई बजट, दिस इज़ नॉट माई ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। और मैनेजर ये सोचता है कि बजट हमारा फॉल्ट फाइंडिंग एक सिस्टम है जिसका काम है हमारा कमी निकालना। और दूसरा, कभी कभी कुछ लोग उसको इतना सही मान लेते हैं, इतना अच्छा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो शॉर्ट टर्म हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे सोच रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए कंपनी का उसके बारे में कुछ भी सोच नहीं रहे होते हैं। तो ये 3 स्टेज हैं जहाँ पर हमने देखा कि बजट का बिहेवियरल इश्यूज़ देखा जाता है। आप इसको एक साथ भी याद रख सकते हैं खिचड़ी बना के, या फिर आप चाहो तो तीनों को अलग अलग याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, याद रहेगा उस तरह से। एक प्लानिंग स्टेज पे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा और अपना नहीं समझ रहा, मतलब टफ़ समझ रहा है, बेसिकली उसको टफ़ समझ रहा है तो अपना नहीं समझ रहा, उसको लग रहा है कि बहुत टफ़ बनाया जाता है जानबूझ के। बट उसमें भी प्रॉब्लम है कि हम उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इन्वॉल्व करने से फिर एक प्रॉब्लम है कि वो स्लैक डलवा देंगे। फिर उसको एग्जीक्यूट जब कर रहे हैं तो वो एक मिनिमम कम्युनिकेशन करता है अपने दूसरे मैनेजर्स के साथ, फिर वो टारगेट अचीव कर रहा उसको बीट नहीं कर रहा, फिर वो शॉर्ट टर्म हो जाता है, क्वालिटी एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है, फिर वो एक डिपार्टमेंट का अपना काम अपना धुन में कर रहा होता है, दूसरा डिपार्टमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता। फिर डिविएशन जब आता है तो उसको लगता है कि ये बजट सिस्टम मेरा है ही नहीं, फिर उसको लगता है कि ये सिस्टम फॉल्ट फाइंडिंग सिस्टम है, इसको फिर लगता है कोई एक्सेप्टेबिलिटी इतनी आ जाती है कि वो उसी शॉर्ट टर्म में खो जाता है, वो लॉन्ग टर्म का सोचता नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अपने सॉफ्टवेयर टीम को बोलूँ कि मुझे इतना ही कॉस्ट में ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इतना ही टाइम में सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो कॉस्ट टाइम पे जब फोकस करने लगेगा बार बार तो वो भूल जाएगा कि इसकी यूजेबिलिटी लॉन्ग टर्म तक कैसे रहेगी। तो ये सब बिहेवियरल इश्यूज़ कई बार जाने में भी आता है या अनजाने में भी आता है। तो हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है कि हमेशा बजट में फाइनेंस के साथ साथ नॉन फाइनेंस इंक्लूड करो, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को, जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी बना रहे, खाली आप शॉर्ट टर्म में ना सोचो। सेकंड, जब भी बजट में आप इवैल्यूएशन करो तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को इग्नोर कर देना, जिसके लिए सामने वाला भी जिम्मेदार नहीं है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को इग्नोर कर देना जिसके लिए सामने वाला भी जिम्मेदार नहीं है। तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर के कारण जो लॉस हुआ वो खुद भुगतो। सॉरी। जो भी गोल्स है हर एक डिपार्टमेंट का, वो गोल्स एक दूसरे को उनको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करवाना सिखाओ। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए उनको जागरूक करो। इवैल्यूएशन टाइम इंटरवल में अप्रोप्रिएटली करो, बहुत ज़्यादा जल्दी भी इवैल्यूएशन ना करो। इवैल्यूएशन एक एनुअल इवैल्यूएशन जैसा कुछ करो। कंपनी को पूरा एडुकेट करो, बजटरी कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में उसको समझाओ कि बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, हर और डिपार्टमेंट को कैसे बजट बनाना चाहिए, उसके लिए एक बजट मैनुअल बनाना चाहिए। वो बजट मैनुअल बनाने से उस बजट मैनुअल में सारे डिपार्टमेंट में कितने बजट्स होंगे, उसको कब तक बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे वो अप्रूवल मिलेगा, उस बजट का फॉर्मेट क्या होगा, उस बजट का रिवीजन कैसे होगा, सारा चीज़ उस बजट मैनुअल में लिख के सबको सिखाओ, उसका ट्रेनिंग दिलवाओ। बजट का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई भी ना रखो,
तो बहुत लो भी मत रखो, बिकॉज लो डिफ़िकल्टी लेवल कोई अचीव नहीं करना चाहता, बहुत ईजी लगता है, और बहुत हाई वो फिर भी नहीं करना चाहता, उसको बहुत हार्ड भी लगता है। तो मॉडरेट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी रखो। एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन को रखो, जिससे कि वो अपना बजट को अपना समझे, फॉल्ट फाइंडिंग सिस्टम ना समझे, और आपका जो फाइनेंशियल नंबर्स बजट में आता है उसको बहुत केयरफुली यूज़ करो। आप उसमें नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान दो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, नॉन फाइनेंशियल को ज़्यादा ध्यान दो। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। इफ़ेक्ट ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ बजट ऑन परफॉर्मेंस, ये होता है कि बजट अगर बहुत ज़्यादा टफ है, जिसको अपने आइडियल बजट्स बोलते हैं, तो उसमें एडवर्सिटी ज़्यादा दिखेगा, और बहुत ज़्यादा इजी है, लो स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो डीमोटिवेटिंग होता है, बिकॉज उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस नहीं होता। इसलिए नॉर्मल लेवल ऑफ बजट होना चाहिए जो आपका टारगेट्स को अचीव कराएगा। अब नॉर्मल लेवल ऑफ बजट में अगर पार्टिसिपेटिव रह गया, पार्टिसिपेटिव यानी कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कर लिया था बजट बनाने में, तो वो स्लैक भी डलवा देगा। मतलब ना ज़्यादा हाई चले ना ज़्यादा लो चले, और मॉडरेट में भी फिर स्लैक का संभावना है। तो और कहीं ना कहीं कुछ तो हम लोगों को बचाव चाहिए ना एज अ कंपनी। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं क्लास में, हालांकि इंस्टीट्यूट मैट में नहीं है। कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसलिए दो तरह का बजट हर डिपार्टमेंट के लिए सेट करती है। एक होता है एक्सपेक्टेशन बजट और एक होता है एस्पिरेशन बजट। एक्सपेक्टेशन बजट मतलब बेयर मिनिमम, जो आपको करना ही करना है, रीज़नेबल बजट होता है वो, जो आपको अचीव करना ही। और एक आपके लिए एस्पिरेशन बजट, जैसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बोलकर हम लोग बोलते हैं एस्पिरेशन बजट, जो है डिफ़िकल्टी बट बोल के दिया जाता है कि आप अगर एस्पायर करना चाहते हो, मोटिवेट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं विथ मोर डिफ़िकल्ट टारगेट्स। उसको मोटिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं विथ मोर डिफ़िकल्ट टारगेट्स। ऑलराइट, इसको अपने क्या बुलाते हैं, एस्पिरेशन बजट। सो वी हैव वन बजट एज एक्सपेक्टेशन बजट, अनदर इज एस्पिरेशन बजट। जैसे कभी कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगे ना, तो बोलना एस्पायरिंग सब्जेक्ट है, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। जैसे माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना डिफ़िकल्ट है ना, तो क्या बोलोगे, एस्पायरिंग है करना, एस्पायरिंग है। डिफ़िकल्ट बोलने से वो नेगेटिव वर्ड है, बट एस्पायरिंग बोलने से उसी डिफ़िकल्ट का एक पॉजिटिव वर्ड है। तो हम लोग इस तरह से रियल वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करते हैं। बट अभी सीखने का क्या है कि सबसे हार्ड को आइडियल बजट बोलते हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, कोई करेगा नहीं, बिकॉज उनको अनरियलिस्टिक लगेगा। सबसे ईजी उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगा। नॉर्मल बजट ही ठीक रहता है, मॉडरेट बजट ही ठीक रहता है, बट प्रॉब्लम उसमें भी आता है कि वो लोग स्लैक डलवा सकते हैं अगर आप पार्टिसिपेटिव वे में उनसे बजट बनवा रहे हो तो। ठीक है, सो ये हो गया आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट और आपका इफ़ेक्ट ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑन बजट। एक बार आप इसको वापस सुन सकते हैं, ये आपके काम का है। ओके, नेक्स्ट इज़ आवर टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच ऑफ बजट सेटिंग, जिसको हम लोग इम्पोज स्टाइल और पार्टिसिपेटिव स्टाइल से भी जानते हैं। तो मैं पहले आपको पार्टिसिपेटिव स्टाइल समझाता हूँ। पार्टिसिपेटिव स्टाइल का दूसरा नाम है बॉटम अप अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट जूनियर को बोलता है कि आप अपने तरफ से जो अपने डिवीज़न में अचीव कर सकते हो, एक सजेशन बना के दो आने वाले पीरियड के लिए, और उसके लिए क्या क्या रिसोर्स आपको लगेंगे आप वो भी मुझे बताओ। फिर टॉप मैनेजमेंट उसको रिव्यू करता है और सजेशंस दे देता है कि क्या चेंजेस का ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग टॉप मैनेजमेंट एक वो बजट को फाइनलाइज करवा देता है विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर डिपार्टमेंटल हेड्स और सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स एट रूट लेवल। सो ये बजट में सिंस एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉयज़ इसको ओन करते हैं। इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज बजट एंड इसके कुछ सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, आप उसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है कि एम्प्लॉय मोराल बहुत हाई रहता है। दूसरा एडवांटेज है कि इसमें इंक्रीज़ कमिटमेंट रहता है और ओनरशिप भी रहता है। तीसरा है कि रियलिस्टिक लगता है, एक्सेप्टेबल लगता है क्योंकि एम्प्लॉय इन्वॉल्व था। चौथा है कि यहाँ पर बाद में एम्प्लॉय किसी को ब्लेम करने नहीं आता क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व था बजट सेटिंग में। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसमें बजटरी कंट्रोल सिस्टम के प्रति ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसकी रहती है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज है कि यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट भी कभी भी कोई आर्बिट्ररी एडजस्टमेंट्स नहीं करता।
टॉप मैनेजमेंट में कभी कभी कोई आर्बिट्ररी एडजस्टमेंट नहीं करता कि चलो बजट में ये कॉस्ट कम कर दो अपना मन से, या बजट में ये रेवेन्यू ज़्यादा लाना है, अपना मन से आर्बिट्ररी एडजस्टमेंट नहीं होता। तो ये इसका एडवांटेजेस होने के बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये डिलेड और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। डिसएडवांटेज है कि एम्प्लॉई से सेट करवा रहे हो, यानी मैनेजर्स जो रूट लेवल पे उनसे सेट करवा रहे हो, तो वो स्लैक इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, एक्स्ट्रा रिसोर्स उसमें ऐड करवा सकते हैं जिससे कि उनको बजट एग्जीक्यूट करना ईजी लगे। डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है हमारे एम्प्लॉयज़ के पास उतना कोई स्किल्स ही ना हो कि वो बजट समझें और सेट करें और अपने हिसाब से जो बता रहे वो शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक गोल को मीट कराने में हेल्प ना करे। अब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम टॉप डाउन अप्रोच पे आ जाएं, यानी कि इम्पोज स्टाइल में आ जाए, तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम है, अथॉरिटेटिव स्टाइल है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट अपने हिसाब से फोरकास्ट करके एक बजट सेट कर देगा और वही बजट फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में इशू किया जाएगा और सारे मैनेजर्स को बोला जाएगा कि आप वो बजट को अचीव करके दिखाओ। तो ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइज सिस्टम को इंडिकेट ही नहीं करता, ये सेंट्रलाइज सिस्टम को इंडिकेट कर रहा होता है। बट हो सकता है आप अपने डिविजनल मैनेजर्स को इंडिपेंडेंट बना रखे हो, बट कंडीशन कर रखे हो कि आप जो बजट टॉप मैनेजमेंट पे बना है उसी को अचीव करके दिखाओगे। इसका एडवांटेज ये है कि ये क्विक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा एडवांटेज है कि इसमें कोई स्लैक इंट्रोडक्शन का स्कोप नहीं है। तीसरा एडवांटेज है कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है कि इसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल और मोटिवेशन लो रहता है, उनका कमिटमेंट एंड ओनरशिप टुवर्ड्स द कंपनी कम हो जाता है, बजट कई बार इनएक्यूरेट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि टॉप में बैठ के सोच रहे होते हैं, पता नहीं उनको क्या फेस करना पड़ रहा है। तो टॉप मैनेजमेंट वाले जब बजट बना रहे होते हैं इनएक्यूरेट बजट बन जाता है जो अनरियलिस्टिक लगता है हमारे सबऑर्डिनेट्स को। डिसएडवांटेज इसका ये है कि एम्प्लॉई बाद में ब्लेम कर देता है अगर कुछ भी हम लोग अचीव ना कर पाएँ तो। इसमें बजटरी कंट्रोल सिस्टम पे लोगों का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने एम्प्लॉय का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको समझ में नहीं आया होता, उनको फॉल्ट फाइंडिंग सिस्टम लग रहा होता है। फिर इसमें हम लोग भी कभी कभी आर्बिट्ररीली कुछ एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, मतलब इस महीना इस क्वार्टर ये रिजल्ट आ गया, अगला क्वार्टर 20% ज़्यादा आना चाहिए। अब वो 20% रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है हम लोग वो पूछने नहीं जाते। इम्पोज स्टाइल है ना, तो हम लोग बस इम्पोज कर देते हैं। सो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे टॉप डाउन सेटिंग ही आपको ज़्यादा प्रेफरेबल लगेगा। वो सर्कमस्टांसेस क्या है कि वेयर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स में लिमिट द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। ये जो हमारे मैनेजर्स हैं उनका ऐसा कोई पर्सनैलिटी में ट्रेट्स नहीं है कि वो मैनेजमेंट को कोई अच्छा एडवाइस वगैरह दे सके। सेकेंड, वेयर पार्टिसिपेशन बाय इटसेल्फ इज़ नॉट एडिक्वेट in ensuring commitment to standards and managers can significantly influence the results. Third is where a process is highly programmable and clear, stable input-output relationships are there. Fourth is where a firm has large number of homogeneous units and operating in a stable environment. मोटा बात यही है कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो टॉप डाउन सिस्टम है वो वहाँ पे सूट करेगा जहाँ पर आपका स्टेबल इन्वायरमेंट है, जहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आप अपने लेवल पे बैठे बैठे अपने डिपार्टमेंट को सारा गाइडेंस दे सकते हैं और वहाँ पे कोई एज सच उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप प्रॉफिट कमा के ला के दो। सारा इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में, तब टॉप डाउन अप्रोच ज़्यादा सूट करेगा। जैसे आप यहाँ से बैठे बैठे अपना कोई दूर किसी शहर में कोई कलेक्शन सेंटर को खाली चला रहे हैं, तो उन लोग के पास कुछ स्टैंडर्ड वर्क लोड रहता है जो उनको हर समय करना है, तो आपको टॉप डाउन अप्रोच चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई कलेक्शन सेंटर है, बस लोग आएंगे, रुपए देंगे, एंट्री मारना है, अकाउंट में जमा करना है, दैट्स ऑल। बट जहाँ पे हमारे डिविजन्स को बहुत सारा डिसीजंस लेना पड़ता है एंड उसके ऊपर एक भार छोड़ा गया कि आप प्रॉफिट कमा के ला के दो, तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन सूट करता है। पार्टिसिपेशन को सूट कराने के लिए दो मेजर रिक्वायरमेंट है, एक जहाँ पे डायनामिज़म है डिवीज़न लेवल पर, और जहाँ पर हमारा जो मैनेजमेंट है डिवीज़न लेवल पर उसमें भी एक्सपर्टीज़ और स्किल्स है। अगर एक्सपर्टीज़ एंड स्किल्स है और डायनामिज़म है तब पार्टिसिपेशन वर्थ है। पार्टिसिपेशन का अपना भी रिक्वायरमेंट्स है कि पहला तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है, तो जब हाथ में टाइम हो तभी पार्टिसिपेशन में जाना। दूसरा, यहाँ पर आपका जो टीम है उसमें अप्रोप्रिएट नॉलेज एंड स्किल्स होना चाहिए। तीसरा, या जब आपको लगे कि आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक डिवीज़न के लिए अलग अलग बजट बनाने की ज़रूरत है,
जहाँ पर उनके ज़रूरत के हिसाब से आप उनको अलाउ करोगे कि वो अपना बजट बना लें और उसके हिसाब से उसको यूज़ करें। इसको हम लोग कंटिंजेंसी अप्रोच और बेस्ट फिट अप्रोच भी बोलते हैं, यानी कि जिसको जैसा बेस्ट लगे वो वैसा बजट बना के अपना काम करे। आइडियल सिनेरियो बोलता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सिर्फ टॉप डाउन भी नहीं होना चाहिए और सिर्फ पार्टिसिपेटिव भी नहीं होना चाहिए। टॉप डाउन भी नहीं और पार्टिसिपेटिव भी नहीं होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो टॉप लेवल यदि गाइडलाइन सेट कर दे, ब्रॉड प्लान्स ऑफ एक्शन बता दे, गोल्स सेट कर दे, नया प्रोडक्ट आएगा कि नहीं उसके बारे में बता दे, अपना मार्केटिंग प्लान्स के बारे में बता दे कि हम लोग ऐसा ऐसा सेंट्रलाइज लेवल पे कर रहे हैं, हम लोग नया प्रोडक्ट पे R&D कर रहे हैं, नया फीचर पे काम कर रहे हैं। जो काम हमारा टॉप मैनेजमेंट खुद से कर रहा है उसके बारे में ठीक से डिस्क्लोज़ कर दे और गाइडलाइन सेट कर दे कि ये चीज़ आप कर सकते हो, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। फिर लोअर लेवल को एक एस्पिरेशन टारगेट बताएं कि आपका डिफ़िकल्ट लेवल ये होगा बट आपसे नॉर्मल एक्सपेक्टेशन लेवल ये है। तो लोअर लेवल अपने लिए एक एस्पायरिंग बजट सेट कर पाएगा बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस। हमेशा अप्रोच यही होगा कि हमारा बजट सेटिंग चाहे टॉप डाउन हो चाहे पार्टिसिपेटिव हो, वो एस्पायरिंग होना चाहिए। मतलब हम लोगों को टारगेट को खाली मीट नहीं करना है, टारगेट को बीट करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना स्टाइल चूज़ करते हैं। आइडियल सिनेरियो दोनों का कॉम्बिनेशन है। पार्टिसिपेशन का अपना डिज़ायरेबिलिटी रहता है कि डायनामिज़म और एम्प्लॉई एक्सपर्टीज़ है तभी पार्टिसिपेशन में जाइए। पार्टिसिपेशन टाइम कंज्यूमिंग भी है। पार्टिसिपेशन वहीं सूट करेगा जहाँ पे डिफरेंट बजट्स आपने बनाए हैं या बनाने की ज़रूरत है फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तभी पार्टिसिपेशन सूट करेगा। सो पार्टिसिपेशन का अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, इसमें हाई एम्प्लॉई मोरल एंड मोटिवेशन रहता है। इसमें लोग बजट सिस्टम को ओन करते हैं, कंपनी को ओन करते हैं। ये बजट को अपना रियलिस्टिक एक्सेप्टेबल बजट समझते हैं। इसमें बाद में एम्प्लॉई ब्लेम नहीं करने आता कि हमें अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिया गया था। एम्प्लॉई अंडरस्टैंडिंग रहता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हेड ऑफिस ऊपर से बैठे बैठे कोई इंक्रीमेंटल या आर्बिट्ररी एडजस्टमेंट नहीं कर रहा होता है, वो जो भी करेगा वो पूछ के ही करेगा, ये रूल हो जाता है यहाँ पर। डिसएडवांटेज भी है कि बहुत बार हमारे एम्प्लॉयज़ उसमें स्लैक इंट्रोड्यूस करवा देंगे, यानी वेस्टफुल रिसोर्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जिसके कारण अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगा। तो वो लोग अपने आदत से मजबूर होते हैं, बिहेवियरल इशू है ये। इसमें बहुत बार एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि क्या बेस्ट होना चाहिए, वो मैनेजमेंट को उतना रिस्पेक्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें डिले भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बिकॉज अप्रूवल तो टॉप मैनेजमेंट से लेना ही पड़ता है। बिकॉज पार्टिसिपेटिव स्टाइल अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसमें टॉप मैनेजमेंट को अप्रूवल के लिए तो इन्वॉल्व किया ही जाता है। टॉप मैनेजमेंट अपना सजेशन देता है और फिर ही वो एग्जीक्यूटेबल होता है। सो वापस से बोल दूँ कि आइडियल सिनेरियो तो बेस्ट अप्रोच जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। पार्टिसिपेशन आपका डायनामिज़म वाले इन्वायरमेंट में ही सूट करेगा और वहीं पर यूज़ करना जहाँ पर आपके जो डिपार्टमेंट हेड है वो केपेबल भी हैं या स्किल्ड भी है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ अकाउंटिंग और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस। इसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम अकाउंट्स से डिराइव करते हैं, जिसको बजट में यूज़ किया जाता है ना, फिर इन द फॉर्म ऑफ रिवाइजिंग द बजट और इन द फॉर्म ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। जैसे आप बजटरी कंट्रोल में स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हो तो वेरिएंस आता है, तो एक्चुअल का यूज़ है। और दूसरा, एक्चुअल को यूज़ करके आप अपने स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज करते हो, तो इसलिए भी एक्चुअल का यूज़ है इन द फॉर्म ऑफ सेटिंग बजट्स। तो पॉइंट ये आ रहा है कि कितना दूर तक और कितना इम्पॉर्टेंट होता है वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना। ओके, तो इसके लिए हॉपवुड 1976 में ऑब्जर्व किए थे 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ यूजिंग बजट एंड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो पहला स्टाइल है बजट कॉन्स्ट्रेंट स्टाइल, दूसरा स्टाइल है प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, तीसरा स्टाइल है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल क्या है? बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल इज़ ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम अपने डिवीज़न हेड को बोल रखे हैं कि मैंने जो आपका बजट बना के दिया, आप सिर्फ उस बजट में अपना काम करोगे, 1 रुपया भी ज़्यादा लगा तो हमारा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म।
ऐसा कुछ हमने उसको अल्टीमेटम दे रखा है. सो बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल इज़ लाइक योर डिवीजन हेड इज़ ओनली अ कॉस्ट सेंटर. तो उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो बजटेड कॉस्ट के अंदर अंदर रहे, चाहे किसी भी कारण से एक्चुअल ज़्यादा लगे, वो हमें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता. तो ऐसे केस में मान लीजिए कि अगर उसके डिपार्टमेंट में कोई सडन ब्रेकडाउन हो गया मशीनरी का और उसके लिए उसको एक रिपेयर कॉस्ट इनकर करना पड़ा, जिसके कारण बजट एक्सीड हो गया, बजट से मतलब एक्चुअल एक्सीड हो गया, तो उस समय ये हमारा जो डिपार्टमेंटल हेड होगा उसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली चाहे जो भी सिचुएशन आया हो वो अपना बजट से एक्सीड कर गया. सेकेंड स्टाइल होता है प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल. प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल इज़ द स्टाइल जिसमें हम अपने डिवीजन हेड को प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट करते हैं. वो क्या खर्चा कर रहा है, क्या रेवेन्यू ला रहा है, उसका तिनका का हिसाब नहीं रखते हैं हम लोग. उससे खाली प्रॉफिट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो मीट द प्रॉफिट टारगेट्स एंड देन यू आर बेस्ट फॉर मी, यही हम उनसे समझते हैं. और ज़्यादातर उनसे ये सोचते हैं कि आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तो अगर वही प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर हो जो अचानक से मशीन ब्रेकडाउन होने के कारण रिपेयर कॉस्ट इनकर करता है, तो उस समय अंडर प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल हम उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको प्रेज़ करेंगे कि वाह कितना अच्छा काम किया, तुमने जल्दी से रिपेयर करवा लिया, इससे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, कस्टमर का डिलीवरी टाइम मीट हो पाएगा, हमें लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा. अब उसके कारण बजट एक्सीड किया, हम उस पर नहीं सोचेंगे. क्योंकि एंड रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है. वो प्रॉफिट आज या फिर लॉन्ग टर्म में ग्रो कर रहा है तो हम खुश हैं. तीसरा स्टाइल है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल. नॉन अकाउंटिंग स्टाइल मतलब यहाँ पे हम अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं होते, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल डेटा पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइंस कंपनी है, वो एयरलाइंस कंपनी ऑफ कोर्स काफ़ी रुपया स्पेंड करेगा फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ देयर क्रू मेंबर्स एंड पैसेंजर्स. सो उसके लिए वो बजट बनाता है. तो वो बजट में क्राइटेरिया ये होता है कि हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट दैट वी आर सपोज टू इनकर. सो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द कॉस्ट ऑफ दैट. अब क्या होता है, देखिए इसमें एक टेबल है, आप अगर इंस्टीट्यूट मैट खोल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट बताता है इन 3 डिफरेंट स्टाइल्स. सो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट बताया हुआ है इसमें हाई, लो, मीडियम, एक्सटेंसिव, लिटिल, पुअर, गुड के हिसाब से. ठीक है, तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी क्या होता है कि कभी इसको लेके भी डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देगा कि आप बताओ किस में कौन सा स्टाइल में किस चीज़ का कितना डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट विथ कॉस्ट, जो बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल में सबसे ज़्यादा है, हाई है. प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में भी हाई है, बट नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में लो है. मतलब कॉस्ट पे ध्यान कितना है हमारा. सेकंड है जॉब रिलेटेड टेंशन. बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल में सबसे ज़्यादा है, हाई है, क्योंकि अगर आप ठीक से विद इन बजट काम नहीं करो तो आपका रिलेशनशिप जल्दी से कड़वा हो जाता है अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ. प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में जॉब रिलेटेड टेंशन मीडियम है, बिकॉज आज नहीं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ला के दिखा सकते हो. नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में भी जॉब रिलेटेड टेंशन मीडियम है. देन मैनिपुलेटिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का टेंडेंसी बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल में एक्सटेंसिव है. वाई? बिकॉज आदमी जो हमारा मैनेजमेंट देख रहा है, यानी कि जो डिविजनल हेड है, उसको पता है कि जैसे ही वो एक्चुअल कॉस्ट हाई कर देगा ना, कोई भी कारण से, उसके भी अनकंट्रोलेबल रीज़न से भी अगर हो गया तो बॉस एक बार तो सुनाएगा. तो वो चाहता है कई बार मैनिपुलेट कर लें और बच जाएं. मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में लिटिल है, बिकॉज उसको पता है कि एक एक आइटम ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नहीं देखा जाएगा. नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में भी लिटिल है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल में हमेशा पुअर रहता है, क्योंकि सुपीरियर हमेशा उसको डांट वाट के ही रखता है. प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में रिलेशनशिप विद सुपीरियर गुड रहता है, नॉन अकाउंटिंग में भी गुड रहता है. रिलेशनशिप विद कॉलीग्स बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल में पुअर रहता है. क्यों? क्योंकि जेलसी फीलिंग रहती है, एक अचीव कर पाया, एक नहीं कर पाया,
तो आपस में परेशानियाँ चलती हैं, बट प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में और नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में रिलेशनशिप विद कॉलीग्स गुड रहता है। सो ये था आपका 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ यूजिंग बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल एंड नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट इज आवर बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके कोर्स का। इसका थ्योरी बहुत अजीब होता है, बट फिर भी कोशिश करते हैं इसको समझने का। पहला है, आपको बियॉन्ड बजटिंग समझने के लिए लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग जानना ज़रूरी है। लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग मतलब जो भी बजटिंग प्रोसेस आज तक चलता रहा था उसमें क्या कमियां हैं। सो सबसे पहले वो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। दूसरा, कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं है, मतलब ज़रूरत पड़ने पे वो ज़्यादा बदल नहीं पाता। वो बैरियर टू चेंज होता है, मतलब लोग उसको देख के अपने आप को नहीं बदलते, या फिर बजट भी आपको बदलने से रोकता है कि आप जैसा बजट में लिखा हुआ है बस वैसा ही करो। सो ये बैरियर टू चेंज माना जाता है। रेयरली स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड मीन्स ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फोकस नहीं करता, रादर देन शॉर्ट टर्म में जो अमाउंट बताया हुआ है उसी पे ध्यान देता है। एड लिटिल वैल्यू स्पेशली गिवन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। इसका प्लानिंग बहुत कम समय में किया जाता है, तो उतना ज़्यादा ये वैल्यू एडिशन नहीं करता। ये कॉन्सेंट्रेट करता है कॉस्ट रिडक्शन पर, नॉट ऑन वैल्यू क्रिएशन पर। वैल्यू क्रिएशन करने के लिए बहुत सारा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसके कारण कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है। तो ये वैल्यू क्रिएशन पे काम नहीं करता है, कॉस्ट रिडक्शन पे काम करता है। समटाइम्स इनका बजट्स डेवलप्ड एंड अपडेटेड टू इनफ्रीक्वेंटली होता है, बहुत कम गैप में फटाफट आप इसको अपडेट कर देते हो। बहुत बार बोलते हैं कि एनुअली भी अपडेट करना कई ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्रीक्वेंट हो सकता है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीक्वेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर। बट जनरली इसमें अपडेशन जो होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, या फिर कभी कभी बहुत देर से होता है। कभी कभी ये बजट अनसपोर्टेड अजम्पशंस एंड गेस वर्क पे होता है, जैसा कि इम्पोज स्टाइल बजट में बताया था मैंने आपको, जहाँ पे सेंट्रल जो अपना मैनेजमेंट है वो अपने मन से कुछ अजम्पशन लेके डिवीज़न के लिए बजट सेट कर देता है। फिर ये रीइंफोर्स करता है डिपार्टमेंटल बैरियर्स रादर देन नॉलेज शेयरिंग। सो डिपार्टमेंट को अलाउड नहीं होता एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट से शेयरिंग करे, कम्युनिकेट करे। और ये कभी कभी बजट जब अचीव नहीं होता तो लोगों को बहुत परेशानी देता है, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को। इसलिए यहाँ पे लोग अंडर वैल्यूड फील करते हैं। ठीक है, सो अब ये सारा पॉइंट्स याद कैसे रहे, इसको याद करने का हमारे एक दोस्त ने एक सजेशन दिया क्लास में कि सर आप एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, निमोनिक्स, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दारू DARU और SUV जानते हैं आप, SUV गाड़ियाँ होती है। सो RCB दारू SUV। अब इससे आपको वर्ड्स खोजने हैं, जैसे कि R से मिल जाएगा आपको कोई वर्ड, R से आपको एक वर्ड मिल जाएगा, C से मिल जाएगा, B से मिल जाएगा, दारू से मिल जाएगा, और SUV का SUV से मिल जाएगा। एक बार आप पॉज करके अपने से वर्ड मिला के देखें। इंस्टीट्यूट मैट से ही मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, तो आपको वर्ड्स मिल रहा है कि आप एक बार देखें, फिर हम लोग एक बार आपस में शेयर करते हैं। एक बार आप पॉज करें और देखें कि आपको अपने आप वर्ड्स मिल रहे हैं क्या। सो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि कौन कौन सा वर्ड है। R से रिस्पॉन्सिवनेस, C से कॉस्टली, B से बैरियर टू चेंज। फिर दारू है तो D फॉर डिपार्टमेंटल बैरियर्स, A फॉर अजम्पशंस, R फॉर कॉस्ट रिडक्शन का R, और U से अंडर वैल्यूड। फिर SUV है तो S से स्ट्रैटेजिकली फोकस नहीं है, U से अपडेटेड नहीं है, और V से वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, सो V से वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। तो एक बार आप इसको वापस सजा लीजिए, RCB दारू SUV, तो इससे लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए जो नया सिस्टम बना बजटिंग का, उसी का नाम पड़ा बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बना रहे हैं जिससे कि
सारे ट्रेडिशनल बजट के लिमिटेशन ख़त्म हो जाए, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो पाए, मैनेजर्स अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हाथ में ले पाए, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन पे काम करें और समय अनुसार अपने आप को बदलते रहे, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। 5 पॉइंट मैंने कही है गाइडिंग प्रिंसिपल्स है बियॉन्ड बजटिंग के, कि ट्रेडिशनल बजटिंग को बंद कर दो, अबंडन ट्रेडिशनल बजटिंग, ए फॉर अबंडन। फिर डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करो, डी फॉर डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। फिर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अज्यूम करो, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अज्यूम करो, सो दिस इज़ फॉर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन मैक्सिमाइजिंग वैल्यू, आप सोचो मैक्सिमाइजिंग वैल्यू, वैल्यू आ गया ADPV। एंड देन अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, सो अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस उसका ए ले लो। सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स आ गया अदा, अदा ADAPV, ठीक है। अदा दिखाओ मतलब बियॉन्ड बजटिंग की अदा क्या है, ठीक है। PV इज़ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, अदा प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको कैसे सजाया जाए, ए फॉर एबंडन कर देगा ट्रेडिशनल बजट को, डी फॉर डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ए फॉर ये अडेप्टेबिलिटी टू चेंज लाएगा, पी फॉर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और वी फॉर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने पे फोकस करेगा। फिर आता है 2 मेन एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग दैन ट्रेडिशनल बजटिंग। तो में सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज है कि यहाँ पे अडेप्टिव प्रोसेस है और दूसरा ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब यहाँ पे एम्पावर किया गया है मैनेजर्स को कि आप अपने तरफ से कुछ भी एक्शन ले सकते हो अपने मार्केट के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंस के हिसाब से। ये कॉन्सेप्ट ऐसे एक्चुअली HP में चालू हुआ था, HP कंप्यूटर्स का कंपनी जो है उसमें ये कॉन्सेप्ट चालू किया था उन्होंने, ह्यूलेट एंड पैकर्ड ने मिलकर, बिल ह्यूलेट एंड डेविड पैकर्ड ने मिलकर, जो अब दुनिया भर में यूज़ किया जाता है कि आप किस तरह से अपने मैनेजर्स को एम्पावर करेंगे कि वो अपना बजट्स खुद बनाएंगे, अपने सर्कमस्टेंस के हिसाब से खुद अपने बजट को मॉडिफाई करेंगे और अपने स्ट्रेटजीज़ को भी बदलेंगे और एक्ट करेंगे। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में बहुत बार, ट्रेडिशनल बजटिंग और बियॉन्ड बजटिंग का डिफरेंस। तो ट्रेडिशनल बजटिंग में हम लोग का जो टारगेट्स होता है वो इंक्रीमेंटल टारगेट्स होता है। इंक्रीमेंटल टारगेट्स का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे जैसे कोई बजट को अचीव करके दिखाओगे, हम आपका फिर एक नया टारगेट ऐड कर देंगे। जैसे कि आपने बजट में 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाना था, 10 लाख कमा दिया, तो अगला बार बोलेंगे 11 लाख कमाओ। तो ये इंक्रीमेंटल टारगेट ना, ये 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाना मुमकिन है कि नहीं वो नहीं सुनते हैं ट्रेडिशनल बजट में। बट बियॉन्ड बजट बोलता है कि अपने सर्कमस्टेंस के हिसाब से अब आने वाला समय में अगर 10 लाख के जगह अगर आपको लगता है 5 लाख ही कमा सकते हो तो 5 ही कमाओ, बट अगर जब लगता है कि 50 लाख कमा सकते हो तो 50 लाख कमाओगे। ऐसा नहीं कि 10 का बस मैं 11 करूँगा, 11 का फिर 12 करूँगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रेडिशनल बजटिंग का जो टारगेट्स है उसको हम लोग बजट बेस्ड टारगेट्स बोलते हैं, बट बियॉन्ड बजटिंग के जो टारगेट्स है उसको हम लोग ग्रोथ बेस्ड टारगेट्स बोलते हैं। ट्रेडिशनल बजटिंग में ज़्यादातर फोकस वेरिएंस के थ्रू किया जाता है, फोकस वेरिएंस के थ्रू कंट्रोल लाया जाता है, बट बियॉन्ड बजटिंग में वेरिएंस खाली जो फाइनेंस का आता है वो नहीं, उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल के जो भी KPIs होते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। ट्रेडिशनल बजटिंग एक पीरियड के एंड में जाके ही रिवाइज होता है, अपडेट होता है, और बियॉन्ड बजटिंग हर क्षण हर समय कंटिन्यूअस वे में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो कि कल आपने जो सोचा था बजट, आज का सर्कमस्टेंस के हिसाब से आप पूरा बजट को फिर से रिवाइज कर सकते हो। ट्रेडिशनल बजटिंग प्री एलोकेटेड रिसोर्स में ऑपरेट करने बोलेगा आपको कि जितना रिसोर्स दिया है उतना में ही काम करके दिखाओ, बट बियॉन्ड बजटिंग बोलेगा कि जब जैसा रिसोर्स लगेगा वैसा आपको मिल जाएगा। ट्रेडिशनल बजटिंग ज़्यादातर सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड रहता है, बियॉन्ड बजटिंग बहुत ही डायनामिक चलता है, क्रॉस डिपार्टमेंट कंट्रोल्स और एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। इसलिए ट्रेडिशनल बजटिंग में इंफॉर्मेशन शेयरिंग कम होती है, बट बियॉन्ड बजटिंग में इंफॉर्मेशन शेयरिंग ओपन रहती है, चारों तरफ से आप कोई भी जगह जाके बात कर सकते हैं। बेसिकली आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जो RCB दारू SUV में जो पॉइंट्स था
उसका अपोजिट बना बना के बियॉन्ड बजटिंग लिखना है। ट्रेडिशनल बजटिंग में नंबर्स पे ज़्यादा फोकस है, बट बियॉन्ड बजटिंग में वैल्यू क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स है रोलिंग बजट्स में इनकॉर्पोरेट KPIs। रोलिंग बजट्स का मतलब होता है कि ऐसा बजट जो बहुत ही कम समय में आपका रिवाइज कर दिया जाता है और उसका पीरियड को कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे रोलिंग बजट क्या होता है, फॉर एग्जांपल वापस से बोलूँ, मान लीजिए आने वाला 1 साल का बजट है जिसमें 4 क्वार्टर डिवाइड किया गया है और आपने सोचा कि मैं हर क्वार्टरली इसको रिव्यू करूँगा। तो जैसे ही Q1 बीता तो हिसाब से तो 3 ही क्वार्टर बचे, तो 3 क्वार्टर का ही परफॉर्मेंस का प्रेशर लेना है। बट रोलिंग बजट बोलता है ऐसा नहीं, Q1 बीतते ही 3 क्वार्टर जो बचा है उसमें नेक्स्ट ईयर का Q1 ऐड करके बजट का पीरियड को सेम 1 साल का ही रखेंगे। अगर आपका एक क्वार्टर बीत गया, 3 बचा हुआ है, तो एक और उसमें जोड़ दिया जाएगा जो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर होगा और उसमें उस समय के सर्कमस्टेंस के हिसाब से वैल्यू ऐड कर दी जाएगी, जिससे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास फोकस करने के लिए पूरा पीरियड का बजट है। हम कभी भी वो नहीं फील करेंगे कि बस इतना सा हो गया, टीम थके नहीं, टीम रुक ना जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। कि आप कई बार होता है ना कि अब बस 3 ही बचा है, अब बस 2 ही बचा है, ऐसा ना हो कि 2 बचा है तो एनर्जी कम हो जाएगी ना। अब 2 बचा है तो आने वाला का भी तो 2 है, तो जैसे जैसे एक एक ख़त्म होते जाएगा नया पीरियड का एक एक यहाँ पे जोड़ते चलेंगे। ये होता है रोलिंग बजट्स। और रोलिंग बजट में इनकॉर्पोरेट KPIs बेसिकली इंडिकेट करता है नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को, जिसको आप अपने बजट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है बियॉन्ड बजटिंग का कि यहाँ पर हम लोग बेंचमार्किंग को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नाउ बेंचमार्किंग होता है इंडस्ट्री में जो बेस्ट चल रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करना अपने बजट में। तीसरा है यहाँ पे मैनेजर का फोकस प्रेजेंट रिजल्ट्स पे नहीं होकर फ्यूचर रिजल्ट्स पे चला जाता है। वो ये नहीं सोचता कि इस बार हम लोग कैसा परफॉर्म करेंगे, बट वो ये सोच रहा होता है कि 5 साल बाद हम लोग कैसा करेंगे। ये बियॉन्ड बजटिंग मैनेजर्स को अलाउ करता है कि आप इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लीजिए। ये इनकरेज करता है इनोवेशन लाने के लिए, क्योंकि सब अपने अपने इन्वायरमेंट में अलग अलग कर रहे हैं, तो आप अपने तरफ से आइडियाज़ देने के वजह उनको बोलेंगे कि आप बताओ क्या होना चाहिए। फिर यहाँ पर टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो पाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स बियॉन्ड बजटिंग खाली जूनियर लेवल ही नहीं, सीनियर लेवल भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है बाय इंश्योरिंग कि जब जिसको जो रिसोर्स चाहिएगा हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। बहुत थ्योरेटिकल है, इसको वापस समय दीजिए, ऐसा कोई कीवर्ड्स बना लीजिए, निमोनिक्स बना लीजिए, कोड बना लीजिए, उससे इसको याद करने की कोशिश करें। एक बार पॉज करें, कीवर्ड्स को लेकर अपने आप कोई निमोनिक्स बना के देखें बनता है क्या। देखिए मैंने बना लिया, कितना अच्छा से बनाया आपको बता रहा हूँ। मैंने बनाया हे कबीरा फ्यूचर रिजल्ट्स ला, गाना है ना कबीरा, तो कबीरा फ्यूचर रिजल्ट्स ला, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएगा। अब K फॉर क्या है, KPI, A फॉर क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, B फॉर क्या है, बेंचमार्किंग, I फॉर क्या है, इनोवेशन, R फॉर क्या है, रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट, A फॉर क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो ही चुका है, ठीक है। सो A 2 बार आ गया, वैसे कबीरा में कबीर लिखना था, मैं कबीरा बना दिया, कबीर लिखना था, कबीर है वैसे, कबीरा आप बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हे कबीरा फ्यूचर रिजल्ट्स ला, बट एक्चुअली वो कबीर है और फ्यूचर रिजल्ट्स आपका लास्ट पॉइंट है। तो इस तरह से आप कभी भी और भी सब्जेक्ट में याद करने का कुछ ना कुछ बना सकते हैं। अब जैसे RCB दारू SUV याद रह जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स में अदा का प्रेजेंट वैल्यू, अदा का प्रेजेंट वैल्यू, तेरी अदा का प्रेजेंट वैल्यू याद रह जाएगा। और ये कबीरा मान जा था, वैसे यहाँ पे था कबीरा फ्यूचर रिजल्ट्स ला। तो इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए। देन आता है सूटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। सूटेबिलिटी में है ऐसा ही जगह बियॉन्ड बजटिंग सेट होगा जहाँ पर रैपिड चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट आ रहा है या आते रहता है, वहाँ पे टारगेट्स को बहुत फटाफट बदलना पड़ता है एज़ पर द एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस। सेकेंड, अगर आपके यहाँ कोई TQM या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट हो रखा है
प्रोग्राम चल रहा है तो आप लगाएं। तीसरा, अगर आपके यहाँ कोई रेडिकल चेंज चल रहा है या आपकी इंडस्ट्री में रेडिकल चेंज चल रहा है, वहाँ पर आपका जो बजट बनाया हुआ है वो अचीव करना कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो सूटेबिलिटी आपको ऐसे याद रखना है। अब क्वेश्चन बना देगा ऐसे कि एक कंपनी है ऑटोमोबाइल में बिज़नेस करता है, उसके यहाँ बियॉन्ड बजटिंग चलेगा कि नहीं, तो आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत समय से कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सब कुछ ऐसा का वैसा है, तो बियॉन्ड बजटिंग नहीं लगेगा। मतलब जैसा है वैसा ही चल रहा है, स्टेबल है, तो बियॉन्ड बजटिंग का ज़रूरत नहीं है। बट अगर डायनामिज़म ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर में कि इसमें बहुत डायनामिज़म है, हर समय इसमें चेंजेस आ रहा है, नया नया तरह का व्हीकल लॉन्च करना पड़ रहा है सक्सेसफुल बनने के लिए, नया डिज़ाइंस लाते रहना पड़ता है, ठीक है, नया नया कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी बनाते जा रहे हैं। तो सिंस इंडस्ट्री इज़ अंडर गोइंग रेडिकल चेंज, यहाँ पे यहाँ पे बियॉन्ड बजटिंग BB यानी बियॉन्ड बजटिंग सेट हो सकता है। नेक्स्ट है, देखिए, नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। नेचर ये है कि ये एवर इवॉल्विंग है, इसमें पार्टिसिपेटिव बजटिंग अप्लाई होता है, ये एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करता है। तीसरा, इसमें सिंपल मॉडिफिकेशन भी अगर कोई कर रहा होता है उसको हम लोग ट्रस्ट करते हैं। ये क्या है, जस्ट ट्रेडिशनल बजटिंग में कुछ न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स ऐड करके बनाया गया है। एकदम ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल बजटिंग को अबॉलिश किया गया है। और ये फोरकास्ट करता है रिजल्ट्स को। नेचर क्या क्या है, फिर से एवर इवॉल्विंग है, पार्टिसिपेटिव है, सिंपल मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे ट्रस्ट किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स ऐड कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल सिस्टम में। और लास्ट पॉइंट है, फोरकास्ट किया जा रहा है रिजल्ट्स को यहाँ पर। अब इसको भी आप पॉज करके अपने बना के देखो, आपसे बनता है क्या कोई निमोनिक्स। देखो मेरा बन गया, ये है टेम्प फाइल। टेम्पररी फाइल होता है ना कंप्यूटर में, उसको शॉर्ट में कई बार बोलते हैं टेम्प फाइल। ये सब इतना थ्योरेटिकल चीज़ है कि मेमोरी में याद ही नहीं रहे। टेम्पररी भी फाइल इसका बन जाए माइंड में तो बड़ा बात है। तो नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक टेम्प फाइल है जो माइंड में क्रिएट करना है आपको। तो टेम्प फाइल से TEMP और F लेना है आपको, TEMP और F। सो T से आ गया टूल्स एंड टेक्निक्स, E से आ गया एवर इवॉल्विंग, M से आ गया मॉडिफिकेशंस आर ट्रस्टेड, P से आ गया पार्टिसिपेटिव होता है, फाइल का F से आ गया फोरकास्ट करो फ्यूचर रिजल्ट्स को। हो गया, टेम्प फाइल से याद रह जाएगा। अब ये सब निमोनिक्स को तो याद रखना पड़ेगा, उसको थोड़ी ना मैं याद रखूँगा। नेक्स्ट लास्ट है बियॉन्ड बजटिंग में बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में आ रहा है पहला कि ये बेटर कोऑर्डिनेशन करेगा, इंटरनल राइवलरी को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड होती हैं, चैलेंजेस दिए जाते हैं जो लोग मोटिवेटिंग वे में लेते हैं, ना कि ये सोच के लेते हैं कि बजट बहुत हार्ड है, क्योंकि खुद ही तो अपना आप टारगेट सेट कर रहे हो ना। तीसरा पॉइंट है टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स है, इसलिए यहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। चौथा पॉइंट है कि नॉन फाइनेंशियल KPIs पे फोकस है। पांचवा पॉइंट है कि कस्टमर ओरिएंटेड है, वैल्यू क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान है ना कि कॉस्ट रिडक्शन पे। और लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे ओपन एंडेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हमेशा अलाउड है। सो ये बेनिफिट्स का जो पॉइंट है वो ट्रेडिशनल वर्सेस बियॉन्ड बजटिंग में जो मैं बात बता रहा था उसी को यूज़ करके लिखना है कि इंटरनल राइवलरी ख़त्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस डिफाइंड है, और चैलेंजेस भी लोग मोटिवेटिंग वे में लेते हैं। टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स है इसलिए बिहेवियरल इश्यूज़ ख़त्म है, KPIs पे फोकस है इसलिए नॉन फाइनेंशियल पे फोकस है, कस्टमर ओरिएंटेड है और वैल्यू क्रिएशन पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ओपन एंडेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हम करते हैं। तो चलिए पॉज करिए और अपने आप इसका भी बना के देखिए क्या बनता है। देखो मेरा तो बन गया, मैंने बनाया है ट्रिक वैल्यू। थोड़ा सा बियॉन्ड बजटिंग का बेनिफिट्स वैल्यू क्रिएट कर रहा है ट्रिक वे में, ट्रिक है इसमें। अब ट्रिक कैसा है, T फॉर हो गया टीम बेस्ड रिवॉर्ड, R फॉर हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस, I फॉर हो गया इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, C फॉर हो गया कोऑर्डिनेशन, K फॉर हो गया KPIs, और वैल्यू का V है वैल्यू वैल्यू क्रिएशन का पॉइंट ही है। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एक बार मैं जस्ट रिपीट कर दूं, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग का हो गया RCB दारू SUV, बियॉन्ड बजटिंग का गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गया अदा का प्रेजेंट वैल्यू,
और 2 मेन एडवांटेजेस था, एडेप्टिव है, डिसेंट्रलाइज्ड है। फिर ट्रेडिशनल और बियॉन्ड बजटिंग का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग में कबीरा मान जा के जगह कबीरा फ्यूचर रिजल्ट्स ला। और सूटेबिलिटी बहुत ईजी है, रैपिड चेंज आ रहा है, TQM इम्प्लीमेंट हुआ है और इंडस्ट्री में रेडिकल चेंज आ रहा है। रैपिड चेंज आ रहा है इन बिजनेस इन्वायरमेंट, और एक हो रहा है इंडस्ट्री में इंटरनली जो वे ऑफ वर्किंग है उसमें रेडिकल चेंज आ रहा है। वे ऑफ वर्किंग जैसे सब कुछ मान लीजिए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रहा है तो ये रेडिकल चेंज हो गया। और इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है बहुत ज़्यादा कि कस्टमर प्रेफरेंस ही चेंज हो जा रहा है, तो वो इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो भी बियॉन्ड बजटिंग है। इंडस्ट्री का वे ऑफ वर्किंग में चेंजेस है तो रेडिकल चेंज है। और TQM अगर आप अपने आप इम्प्लीमेंट किए हुए हैं तो आप तो कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को हर रोज़ इम्प्रूव ही कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी बियॉन्ड बजटिंग है। फिर नेचर मतलब इतना थ्योरेटिकल है कि टेम्पररी फाइल इसका माथा में बन जाए तो बहुत है, टेम्प फाइल। सो T फॉर आपको बता दिया टूल्स एंड टेक्निक्स, E फॉर एवर इवॉल्विंग, M फॉर मॉडिफिकेशंस, P फॉर पार्टिसिपेटिव, और फाइल का फोरकास्ट द रिजल्ट्स। और बेनिफिट्स लेना है तो ट्रिक वैल्यू क्रिएट करो ट्रिक वे में, तो ट्रिक से वैल्यू क्रिएट करके बेनिफिट्स भी आप याद रख सकते हो। सो ये आपका बजटरी कंट्रोल मेरे तरफ से पूरा ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। थैंक यू। आई एम CA Satish Jalan and this is a podcast for CA Final SCMP. To score in SCMP, now you need to remember its theories more specifically than just understanding it in a general way. By listening to this podcast, you can revise the concepts on the go as many times as you can.